नमस्कार, मैं डीके पांडे। आज पिछला भी वीडियो आप लोगों ने देखा था। अभी हम लोगों का चल रहा है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की यूनिट इकाई। सांद्रता किन किन में व्यक्त किया जाता है आपको बता दिया गया है। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, विलयन की मोलरता, विलयन की नॉर्मलता और नॉर्मलता बताया गया है। नॉर्मलता में आपको केवल तुल्यांकी भार में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है और तुल्यांकी भार निकालने के लिए आप अम्ल का या क्षार का, एसिड और बेस, हाँ, दोनों का तुल्यांकी भार आप अगर निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए देखो मोलों की संख्या आसान निकाल है, उसको निकाल लेंगे। मोलों की संख्या बराबर भार अपान अणुभार, भार बटे अणुभार। देखो मोलों की संख्या निकालने में भार बटे अणुभार आपको चाहिए, केवल भार चाहिए, अणुभार आप निकाल लेते हैं आसानी से। अणुभार, अणु किससे मिलकर बना है? परमाणु से, तो परमाणु भार का योग आपका कहलाता है अणुभार। तो अब यहाँ एक और आसान दे रहे हैं, अगर नॉर्मलता में प्रॉब्लम थोड़ी होती है तो मोलरता अगर आप निकाल लेंगे तो नॉर्मलता आसानी से पकड़ में आ जाएगी। इसलिए एक हेडिंग डाल दीजिए छोटा सा, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। अब इसमें अगर आप मोलरता निकाल लेंगे, मोलरता आपका निकालना आसान है, जब मोलरिटी निकाल लेंगे तो इससे नॉर्मलता निकाल सकते हैं। तो एक लाइन का संबंध है, इसको फार्मूला को आप याद कर लेंगे, बड़ा ही आसान है। देखिए, विलयन की नॉर्मलता बटे विलयन की मोलरता, इसके बराबर आप इसको भी दे सकते हैं यहीं, विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, और इनके बराबर होता है स्मॉल n। विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, इसके बराबर क्या होता है? n। अगर इसकी जरूरत नहीं है, अब अगर आप नॉर्मलता मोलरता निकालना, मोलरता निकालना है, मोलरिटी निकालना है, नॉर्मलिटी मालूम है, या नॉर्मलिटी निकालना है, मोलरिटी मालूम है, तो बड़े आसान से इस पर देखो, बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन आपको भी दे देते हैं, एक क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का छोटा क्वेश्चन आता भी है। जैसे एग्जाम्पल में, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। इसके बाद आने वाला नहीं क्या? देखिए, एक क्वेश्चन आप इसी पर देख लीजिए। अगर दे दिया जाए 0.2 m H2SO4 विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन आपका है कि 0.2 m H2SO4 विलयन की नॉर्मलता निकालो। अब नॉर्मलता, नॉर्मलिटी निकालने के लिए अणुभार तुल्यांकी भार आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी आपको एक फार्मूला बताया गया है कि आपका, देखिए इसको आसानी से कर सकते हैं, और ये छोटा सा प्रश्न क्वेश्चन पूछा भी जाता है परीक्षा में, बराबर एग्जाम में आते हैं इस तरीके से। तो अब मोलरिटी यम क्या है आपकी? मोलरिटी, मोलरता दिया हुआ है, 0.2 m आपका 0.2 मोलरता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उसी का नॉर्मलता निकालना है। अब बहुत छोटा सा सवाल है, देखो प्रयास करेंगे तो बहुत थोड़े में आसानी से आ जाएगा। आपको आपने अभी फार्मूला पढ़ा है कि विलयन की नॉर्मलता
बटे विलयन की मोलरता इक्वल टू होता है यन। यन आपको बताया गया है जहां स्मॉल एन बराबर अम्ल की क्षारकता। अब यहां आपको किसी इसी से मतलब है, क्योंकि आपका H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका H2SO4, तो यहाँ N इक्वल टू होता है आपका अम्ल की क्षारकता। अब इस पर आप अगर इसका आपको निकालना है मोलरता, आपको क्या निकालना है, मोलरता निकालना है, तो मोलरता दिया है ना, नॉर्मलता निकालना है। तो अगर इसी से आप पक्षांतर करना जानते हैं तो विलयन की नॉर्मलता बराबर, देखिए विलयन की नॉर्मलता इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू तिर्यक गुणा हो जाएगा इसका। तो आपने पक्षांतर पढ़ा है, तिरछा तिर्यक गुणा, तो एन इंटू मोलरता, एन इंटू मोलरता या विलयन की मोलरता। देखिए एक लाइन का सवाल है, बहुत छोटा और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के दिए जाते हैं बराबर एग्जाम में आते हैं। अब बहुत छोटा है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये फार्मूला केवल याद रहेगा, तो नॉर्मलता निकालने की बहुत जरूरत नहीं है इतना। अब आपको मोलरता दिया है तो नॉर्मलता आसानी से आप मान रख दीजिए एन। अब अम्ल एन क्या है, अम्ल की क्षारकता, आपको इसके पिछले वीडियो में बताया गया है अम्ल की क्षारकता क्या होती है। अम्ल क्षारकता कैसे निकालेंगे, जितने हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकालता है, जब उसको अम्ल को जल में आयनित करते हैं तो जितने धन आयन देता है वही उसकी क्षारकता कहलाएगी। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं आपके, 2 हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, तो अम्ल की क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2, तो 2 इंटू 0.2 ये हो गया, इक्वल टू हो गया 0.4 एम। ये एन हो गया। अब नॉर्मलता हो गया आपका कैपिटल एन, नॉर्मलता को एन से व्यक्त कर देंगे तो 0.4 एन हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अब आपका नॉर्मेलिटी हो गया, मोलरिटी हो गया। अब एक मोलरिटी से ही संबंधित, देखो दोनों में भ्रम न हो, अब एक आता है मोललता, मोललिटी उसको कहते हैं, मोललता, मोललता। इसको स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं मोललता को, या इसको कहते हैं मोललिटी, ठीक है। तो मोललता, अब देखिए अभी तक आप ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता व्यक्त किए या मोलरता निकाले, तो उसको आप परिभाषा वहाँ क्या था कि विलयन आपका 1 लीटर था, 1 लीटर था। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, विलयन नहीं विलायक ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, विलायक। अब आपका वहाँ 1 लीटर जो विलयन था यहाँ विलायक रहेगा, और वो लीटर में नहीं बल्कि किलोग्राम में रहेगा, यही ध्यान देना। और सब परिभाषा है, सब डिफिनीशन उसी प्रकार की है, केवल विलायक को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए इसकी डिफिनीशन, किसी भी विलायक, अब विलायक जब एक वहाँ विलयन 1 लीटर था तो विलायक आपका 1 किलोग्राम हो जाएगा, और विलायक 1 किलोग्राम विलायक में विलीन या घुले हुए जो विलेय कणों की मात्रा है या विलेय पदार्थ की मात्रा है वो इसकी मोललता कहलाती है। परिभाषा देख लीजिए, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या। देखिए वहां मोलरता था तो 1 लीटर विलयन में विलीन कर रहे हैं सब, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है।
ठीक है, माने कितना आसान परिभाषा। आज आप अगर मोलरता मालूम हो गया, मोलरता में थोड़ा सा ध्यान देना, एक लीटर विलयन है, 1 लीटर में विलीन, और यहाँ क्या है 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अब इसी से विलायक आपका 1 किलोग्राम है, तो इसी से आपका फार्मूला सूत्र तैयार होगा कि विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम में। देखिए वहाँ मोलरता में था कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, यहाँ है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक एग्जाम्पल देखिए, सब पे आपको एक दो एग्जाम्पल कराते चल रहे हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक और अपने से प्रयास करेंगे तो सब आपका न्यूमेरिकल होता चला जाएगा। अब बहुत ही आसान है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे बड़े ही आसानी से समझ लेंगे। अब इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। चलिए आगे। देखिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप। क्वेश्चन है आपका, यदि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, सोडियम ब्रोमाइड ले लीजिए, कोई विलेय पदार्थ आप ले सकते हैं कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोला गया। देखिए सब प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो इस विलयन की मोललता निकालना है। तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके से किसी प्रकार का अब सवाल आएगा, आपका मोललता निकालना है, मोलल्टी। तो 10 ग्राम आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो आपकी मोलल्टी निकालना है। तो मोलल्टी के लिए आपने अभी फार्मूला सूत्र तुरंत जाइए। मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या। तो सबसे पहले तो इसके मोल की संख्या निकाल लेंगे। मोल की संख्या पहले निकालें, क्योंकि बाद में डिवाइड करने में, एक साथ अगर करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो तुरंत पहला काम मोल की संख्या निकाल लीजिए। अब देखिए अच्छा, मोल की संख्या निकालने के लिए आपका विलेय मोलों की संख्या बराबर आपने पढ़ा है कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो किसी भी विलेय पदार्थ को जब घोला जाता है तो आपका मोलरता निकालना है, चाहे मोललता निकालना है, चाहे अभी मोल फ्रैक्शन आगे आपका आएगा तो उसको भी पढ़ाएंगे, वो भी अगर आएगा तो उसमें आपको अणुभार निकालना होगा। इसलिए अणुभार आप निकालने जान जाइए। कुछ अणुभार रटने होते हैं, लेकिन अणुभार रटने की आवश्यकता नहीं, आपको निकालने आना चाहिए। और अणुभार का मतलब केवल आसान होता है परमाणु भार का योग। ठीक है, तो आप देखिए NaOH का अणुभार, विलेय पदार्थ है आपका NaOH, और लगभग सबका धीरे धीरे आप जब करना शुरू करेंगे सवाल को, तो अपने आप परमाणु भार धीरे धीरे याद होता जाएगा। जैसे सोडियम का यहाँ अब हम लिख दे रहे हैं, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। देखिए अब ये हमेशा वही रहेगा। तो तमाम प्रकार के जब आप सवाल तैयार करेंगे धीरे धीरे आपको तैयार होता जाएगा, याद होता जाएगा लगभग। अब अणुभार निकालेंगे। देखिए NaOH का है तो 23 प्लस ऑक्सीजन 1 है, 16 प्लस हाइड्रोजन 1 है, तो कितना हो गया 23 6 39 1 40। ये 40 आपका आ गया। और बार कितना आ गया 40 आ गया। अब इसमें मोलों की संख्या निकालेंगे। विलेय के मोलों की संख्या, अब मोलों की संख्या बराबर आपने पढ़ा है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार।
देखिए मोलों की संख्या आपने पढ़ा है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब आप मान रख दीजिए विलेय का भार कितना है आपका 10 ग्राम। देखिए 10 अपान अणुभार कितना है 40, ये 1/4 हो गया, या इसको कर दिए सीधे 1/4 करिए 0.25 आ जाएगा, या अगर नहीं होता है तो 1/4 ही रख दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर 1/4 ही रख देंगे तो देखिए 1/4 से भी निकाल सकते हैं आप। अब सीधे आ जाइए विलयन की मोललता। अब मोललता बराबर होता है, देखिए अभी फार्मूला 2 बार लिखेंगे, किसी सूत्र कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसको सूत्र को लिखा कीजिए। जहाँ 2 बार लिखेंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। कहा जाता है किसी चीज़ को आप जब तैयार करते हैं तो तैयार करने के बाद लिखना बहुत जरूरी है। कहावत कही गई है 100 पढ़ने 1 लिख, 100 बार पढ़ना आपका 1 बार लिखने के बराबर होता है। तो किसी चीज़ को जब आप तैयार कर दीजिए तो उसको रफ लिखिए जरूर 1 बार। लिखने से, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है, बताना नहीं, तो प्रयास करिए। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम। अब देखिए मोलों की संख्या या तो 0.25 रख दीजिए, अगर 1/4 भी रख रहे हैं तो यहीं 1/4 कर दीजिए। अगर आपको वहां प्रॉब्लम हो रही है काटने में या कोई बात तो 1/4 भी रख सकते हैं यहाँ। और इंटू देखिए मोलों की संख्या हो गया बटे विलायक का भार ग्राम में कितना ग्राम है 500 ग्राम, 500 ग्राम। और इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 आपका कहाँ चला जाएगा, इंटू ऊपर आ जाएगा। हो गया। अब इसको आप आसानी से कर सकते हैं, दोनों कैंसिल हो गया, 5 2 जा ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा ये हो गया, और 0 पॉइंट कितना आ गया ये 0.5 एम, स्मॉल एम 0.5। अब ये छोटा छोटा आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो प्रयास करिए छोटे छोटे आपको डिवाइड करने, क्योंकि कोई भी फार्मूला में लिख तो लेंगे लेकिन कैलकुलेशन आप ही को करना है। अब ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे तो बाद में यहाँ तक आने के बाद रुक जाएगा। तो प्रयास करिए कि ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको आ जाना चाहिए आसानी से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं हम। एक लास्ट बचा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका मोल प्रभाज से कहते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या इसी को मोल अंश भी कहा जाता है। मोल अंश या मोल अंश, इसको आप मोल अंश कह सकते हैं, मोल अंश है या मोल प्रभाज है, मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन जो निकाला जाता है, मोल प्रभाज जो होता है, अब आपको ध्यान देना है, आप जो विलयन बनाते हैं उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, घटक 2 होते हैं। विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो बड़ा ही आसान डिफिनीशन है इसकी भी, थोड़ा सा आप केयर करेंगे। जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना है, विलयन में 2 घटक उपस्थित होते हैं, एक विलेय होता है, दूसरा विलायक। तो जिस घटक का आपको मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या में जो 2 बचे हैं, विलेय और विलायक, दोनों की मोलों की संख्या का आप डिवाइड कर दीजिए, मोल प्रभाज आ जाएगा। बड़ा ही आसान डिफिनीशन है कि मोल प्रभाज की देखिए कि किसी विलयन में या विलयन किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित अब जिसका मोल प्रभाज निकालना है, उपस्थित घटकों में, या अगर विलेय का निकालना है तो विलेय का लिखेंगे, विलायक का निकालना है तो विलायक। तो विलयन उपस्थित, देखिए विलेय या किसी घटक के मोलों की संख्या, विलेय नहीं देना है, किसी घटक के आप दे दीजिए, किसी घटक के
मोलों की संख्या। विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के, उसमें दो घटक होते हैं आपके, विलय और विलायक, तो किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों, सभी घटक मैंने कोई भी घटक है उसमें सभी घटक में दो होते हैं तो ब्रैकेट में आप डाल दीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो विलेय प्लस विलायक, सभी घटकों के मोलों की संख्या, को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। उस घटक का मोल प्रभाज कहते, माने विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या, दोनों में से कोई भी घटक हो, और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों की मोलों की संख्या, दोनों के अनुपात को ही उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। मोलों, यहां एक चीज, मोलों की संख्या के अनुपात को, मोलों की संख्या के अनुपात यहां कर दीजिए, अनुपात को उस घटक का, माने किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के, सभी घटक माने विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। अब इसी से आपका फार्मूला तैयार हो जाएगा। देखिए, अगर अब दो घटक होते हैं, अगर विलय का मोल प्रभाज निकालना है, नंबर 1, दो घटक होते हैं तो विलय का मोल प्रभाज बराबर, अब देखिए विलय का निकाल रहे हैं तो उस घटक के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक के मोलों की कुल संख्या, विलय प्लस विलायक के मोलों की कुल संख्या। अगर इसको और थोड़ा आसान करना है आपको, अगर संकेत ले लेना है आप अपने से, तो एक संकेत, यदि मान लीजिए कि यदि माना या यदि विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n, मान लीजिए विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n है तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N, मान लीजिए कैपिटल N है, तो देखिए मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, विलय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। देखिए शॉर्ट में आ गया एकदम। तो अगर आप अपने से मान लीजिए या कहीं भी आप स्मॉल n, ए विलायक को a मान लीजिए, विलय को b मान लीजिए, उससे भी आप जो भी संकेत आप मान करके अपने से उसको कर सकते हैं। अब यहीं पर ये विलय का हो गया। नंबर 2, विलायक के मोल की संख्या, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज बराबर, अब इसको ऊपर कर दीजिए, विलायक के मोलों की संख्या अपॉन, सेम वही चीज, नीचे जो है वो हमेशा वही रहेगा, विलेय प्लस विलायक के मोलों की कुल संख्या, या इसको शॉर्ट में अब इससे यहाँ क्या लिखेंगे सूत्र में, देखिए कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये हो गया। तो ये दोनों फार्मूला बहुत ही आसान है। इससे आप परिभाषा भी दे सकते हैं कि स्मॉल n, देखिए विलय का निकाल रहे हैं तो विलय के मोलों की संख्या बटे कुल संख्या, माने विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, एक शॉर्ट में दे सकते हैं परिभाषा उसकी कि विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या, दोनों के अनुपात को ही उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसमें चाहे विलय का मोल प्रभाज हुआ अथवा विलायक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निकालें क्योंकि इसी पर आधारित है अभी राउल्ट का नियम, अभी आप आगे पढ़ेंगे और वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप,
तो इसी से संबंधित है आप ये राउल्ट का नियम आपका विले ये आपको मोल फ्रैक्शन से, तो इसलिए मोल फ्रैक्शन आपका याद रहना चाहिए। बढ़िया तैयार स्क्रीनशॉट लीजिए। एक ठो एग्जाम्पल देते हैं आपको। एक एग्जाम्पल दे देते हैं इस पर, और ये एग्जाम्पल आपका कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। आप कोई भी सवाल आ सकता है, क्वेश्चन आसानी से इसको कर लेंगे, फार्मूला आपका तैयार रहना चाहिए। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप थोड़ा प्रयास करेंगे बड़े आसानी से हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं एक ठो आपको, देखिए ये बराबर बोर्ड में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि यूरिया के 6% जलीय विलयन में यूरिया के 6% जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रभाज की गणना करिए। यूरिया के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। देखिए यूरिया का, अब यूरिया का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यूरिया दिया, यूरिया सबके घर आता है, जिसके घर के खेती होती है तो यूरिया जरूर आता है। अब बोरिंग पे लिखा भी रहता है, नहीं मालूम है तो आप नोट कर भी कर लीजिए। ये यूरिया का फार्मूला, और इसमें आपको एटॉमिक वेट लगभग परमाणु भार सबका मालूम होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन है तो देखिए n बराबर कितना होता है 14, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 7, तो आपको बताया गया परमाणु भार लगभग जस्ट उसी का दूना, तो 7 दूनी 14 हो गया। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, बस इतने से दिक्कत नहीं। 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है उससे प्रॉब्लम नहीं, 1 हाइड्रोजन का आपका एटॉमिक वेट मालूम होना चाहिए। अब ये हो गया। अब इससे आप तो आता तो है यूरिया का, शॉर्ट निकाल लेंगे, रटने से मतलब नहीं। बाय द वे आपको ध्यान में उतर गया तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए आप उसको निकालना जानिए। अब यूरिया 6% जलीय विलयन है, तो इसमें विलय कौन सा है आपका? यूरिया ही है, जल में घुला गया है उसको। तो जब यूरिया का 6% माने यूरिया 6 भाग है तो जल कितना होगा? 100 में से प्रतिशत है ना, प्रति माने 1, शत माने 100, तो 100 में से घटा देंगे तो जल का भाग निकाला गया। तो यूरिया का भाग देखिए, यूरिया अगर आपका 6 ग्राम है तो जल निकाल लेंगे 100 माइनस बराबर 94 ग्राम। जल भी आपका मालूम हो गया, यूरिया 6 ग्राम है तो जल आपका कितना हो जाएगा? 94 ग्राम। अब क्योंकि जल का भी निकालना आवश्यक है, क्योंकि बिना जल के मोल प्रभाज निकाले, मोलों की संख्या निकाले आप निकाल नहीं पाएंगे यूरिया का मोल प्रभाज, यहाँ इसका भी निकालना आवश्यक है जानना। अब यूरिया का अणुभार निकालेंगे। यूरिया का अणुभार देखिए, फार्मूला है NH2, N कितना है? 14 प्लस हाइड्रोजन है दोनों, तो 1 × 2, इसको कर लीजिए, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 2। हाँ, अब एक बार इसको क्लियर कर लीजिए। 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2। हाँ, अब इसको क्लियर कर, 4 × 2 = 6, 2 × 8 = 14, 4 × 18 = 20, 2 × 3 = 4, 5 × 6 = 7। यूरिया का 60 होता है अणुभार, हमेशा याद भी रखिए। अगर याद नहीं है तो आप इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तुरंत, समझ आ रहा है? क्योंकि आपका एटॉमिक वेट निकालने कई ठो बता दिया गया है। अब जल का भी एटॉमिक वेट निकाल लीजिए इसी के साथ। जल का अणुभार आपको मालूम है H2O का होता है 18, देखिए 1 × 2 + 16 = 18। अब मालूम हो गया। अब दोनों के आपको सूत्र है, देखिए विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलय प्लस विलायक के मोलों की कुल संख्या। तो पहले तो दोनों के मोलों की संख्या निकालेंगे आप। विलय के मोलों की संख्या यानी यूरिया के मोलों की संख्या निकाल लीजिए, सीधे लिख दीजिए यूरिया के मोलों की संख्या बराबर विलय का मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? भार बटे अणुभार। ये विलय का भार कई ग्राम है? 6। अणुभार कितना है? 60। U1/0 हो जाएगा 1/10 यानी 0.1 ग्राम आ गया।